प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं गोविंद सर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि इस महामारी में आप लोग अच्छे से होंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब बहुत ही ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आइए, ऐसे आज हम बैठे थे तो कई लोगों का फ़ोन आया कि सर दलित साहित्य के बारे में आप कुछ बताइए। तो इच्छा हुई कि क्यों न आज एक वीडियो दलित साहित्य पे ही बना दिया जाए। वैसे तो दलित साहित्य से विशेष कोई प्रश्न आते नहीं हैं, 2-3 प्रश्न हर परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। खासकर दलित साहित्य में आत्मकथाएं खूब पूछी जाती हैं। दलित साहित्य की सबसे चर्चित विधा क्या रही है? आत्मकथा, दलित कविता, दलित उपन्यास, दलित कहानियाँ, दलित साहित्य की कुछ समीक्षाएं हैं। तो आइए हम इन्हीं सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। पहले तो मेन चीज़ ये जानना है कि दलित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। दलित शब्द समाज में उन लोगों के लिए लाया गया जो दबे कुचले वर्ग से लोग आते हैं। और हमारे भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी परंपरा रही है कि इनको बड़े ही हीन निगाहों से देखा गया है। जानवरों से बदतर बर्ताव इनके साथ किया गया है। यही नहीं, इनको खिलाने पिलाने के लिए लोग अलग बर्तन रखते थे। वो बर्तन घर के बाहर रखते थे कि मतलब हृदय द्रवित हो जाता है सुन करके। अगर कोई कुत्ता बाहर का करके इनकी थाली अगर छू देता था तो उसको धुल करके रख लेते थे, लेकिन एक दलित अगर आकर के उनके बर्तन को छूता था तो उसके साथ ये लोग उत्पीड़न करते थे, मारते थे, गालियां देते थे। तो इन्हीं सब बिंदुओं पे हम आज चर्चा करेंगे। और दलित साहित्य वैसे देखा जाए तो दलितों के ऊपर तो बहुत सारे साहित्य लिखे गए पहले से ही। प्रेमचंद के समय ही ठाकुर का कुआं, सदगति, कफन, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि कहानियां और उपन्यास लिखे गए। लेकिन बात ये होती है कि दलित साहित्य अपने वास्तविक रूप में कब हिंदी साहित्य में सामने आया। तो दलित साहित्य 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 20वीं सदी के 8वें दशक में दलित साहित्य अपने अस्तित्व में आया। दलित साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय कमलेश्वर को जाता है। 1975 अप्रैल और मई माह में सारिका पत्रिका में, ध्यान दीजिएगा कौन सी पत्रिका? सारिका पत्रिका कमलेश्वर निकालते थे। उसी पत्रिका में अप्रैल और मई महीने में 2 विशेषांक प्रकाशित किए। 2 विशेषांक। दलित पत्रिका को साहित्य में लाने का श्रेय किसको जाता है? सारिका पत्रिका को। और सारिका पत्रिका कौन निकालता था? तो कमलेश्वर। लेकिन बात एक छिड़ गई कि दलित साहित्य लिख कौन सकता है? क्या दलित ही लिख सकते हैं कि या नॉन दलित भी लिख सकते हैं? तो इसमें कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, जैसे डॉक्टर यन सिंह कहते हैं कि दलितों के द्वारा दलितों के लिए लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है। कि दलित साहित्य वह लिख सकता है जो दलित हो, जो दलितों की पीड़ा का अनुभव किया हो। बात यह है, लोग दलित साहित्यकार जितने हैं वो कहते हैं कि हमको स्वानुभूति का साहित्य चाहिए।
स्वानुभूति परक साहित्य, न कि सहानुभूति परक साहित्य। अब जैसे प्रेमचंद, निराला, नागार्जुन की हरिजन गाथा जो आई, ये सारी रचनाएं, ये साहित्यकार ये कहते हैं दलित साहित्यकार कि सहानुभूति परक रचनाएं हैं। ये लोग दलितों के प्रति सहानुभूति दिखाए हैं और हमको सहानुभूति परक काव्य नहीं चाहिए। हमको काव्य कैसा चाहिए? स्वानुभूति परक, जो खुद की अनुभूति हो। स्वानुभूति, स्वधन अनुभूति, यानी खुद की अनुभूति। तो ये लोग यही कहते हैं कि दलितों के द्वारा, दलितों के लिए लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है। लेकिन ये बात गलत है। कोई भी साहित्य किसी का अकेला साहित्य नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी के भी ऊपर साहित्य लिख सकता है, लेकिन ये दलितों का खुद का अपना विचार है कि दलित साहित्य वही होगा जो दलित हो और दलितों के लिए लिखा गया साहित्य हो। आइए, दलित साहित्य शुरू करने से पहले हम प्रेमचंद की कुछ कहानियों को समझते हैं कि प्रेमचंद का दलितों के बारे में क्या राय है, इनकी विचारधारा क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं। आइए, पहला कहानी है इनका ठाकुर का कुआं। तो ठाकुर का कुआं कहानी में गंगी स्त्री है, दलित है गंगी, इसका पति बीमार है। उस समय गांव में सूखे की स्थिति है, नदी तालाबों में पानी केवल पेदी में बचा है, वही कीचड़ वाला पानी। गंगी का पति बुखार से पीड़ित है और गांव के केवल एक कुएं में पानी बचा था, और वो कुआं किसका था? ठाकुर का कुआं। और उस कुएं पे तो दलित जा ही नहीं सकते। गंगी अपने पति को वैद्य से या डॉक्टर से दिखवाती है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको शुद्ध पानी पिलाओ, नहीं तो आपका पति जो है मर जाएगा। उसके बाद गंगी पूरे गांव में ढूंढ डाली, कहीं किसी कुएं में पानी नहीं मिला। पता चला कि ठाकुर साहब के कुएं में पानी है। रात के अंधेरे में गंगी छिप छिपा करके किसी तरीके से पानी लेने के लिए ठाकुर के कुएं पे जाती है। जैसे ही पानी वो निकालती है, तैसे ठाकुर के घर के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती है और गंगी डर जाती है और उसके हाथ से रस्सी छूट करके बाल्टी झपाक से जो है कुएं में जा गिरती है। और ठाकुर चिल्लाते हैं, कौन है, कौन है? और गंगी उसी अंधेरे में जो है गायब हो जाती है। घर आकर के जब देखती है तो उसका पति जो है मर चुका होता है। अब इस कहानी से सीख क्या मिलता है कि सोचिए कि इसमें दलितों की स्थिति क्या थी कि किसी बाबू साहब के कुएं पे दलित जा नहीं सकता, उनके कुएं का पानी दलित पी नहीं सकता। लेकिन दलित साहित्यकार कहते हैं कि हरिजन या दलित कभी किसी की संपत्ति पे अपना अधिकार करता ही नहीं है। इसलिए प्रेमचंद का जो ठाकुर का कुआं कहानी है, ये दलित विरोधी कहानी है। इसमें दलितों का विरोध किया गया है कि एक दलित को अगर प्यास लगेगा तो खुद कुआं खोद करके पानी पी लेगा, लेकिन कभी किसी की संपत्ति पे अपना अधिकार दिखाता नहीं है। फिलहाल जो भी हो, अब आइए सदगति कहानी की बात करते हैं। सदगति कहानी दुखी चमार और पंडित घासीराम। पंडित घासीराम
पंडिताइन भी पात्र हैं, नाम नहीं दिया गया है। दुखी इस कहानी में दिखाया गया है कि दुखी एक मुहूर्त के लिए पंडित जी के घर जाता है। बिटिया का तिलक का दिन रखना होता है, तो दुखी चमार पंडित जी के पास जाता है एक मुहूर्त के लिए। घर जाता है, पंडित जी आवाज लगाता है, हाँ दुखी बोल, काम क्या है? एक अच्छा सा मुहूर्त चाहिए, बिटिया का लगन करना है। अच्छा तो ठीक है, बैठ, अभी मैं भोजन कर रहा हूं, भोजन करने के उपरांत मैं एक तुझे अच्छा सा मुहूर्त देता हूं, लेकिन तब तक तू कुछ काम मेरा कर दे, तब तक तू कुछ मेरा काम कर दे। और पंडित जी के घर के सामने एक मोटा सा आम का या किसी भी पेड़ का ठूठा था, वही काटने के लिए जो है दुखी से पंडित जी कह दिए। दुखी भी सोचा कि चलो ठीक है, मुहूर्त दिखवाने आए हैं तो दक्षिणा तो इनको देना है, उसी बहाने लकड़ी भी काट देंगे, हमको दक्षिणा भी नहीं देना पड़ेगा। आप देखेंगे मुहूर्त के लिए इस बिंदु को पे ध्यान दीजिएगा कि मुहूर्त के लिए एक पंडित के पास जाना, और सारे वर्ग के लोग, क्या धर्म का ठेका सिर्फ इन्हीं एक ही जातियों को मिला है? इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें ये लगा कि सच में भगवान तो कहीं है ही नहीं। अगर भगवान होता तो किसी एक वर्ग विशेष की बात क्यों मानता? क्या भगवान का इनसे सीधा सैटेलाइट जुड़ा होता है पंडितों से कि जो ये कहेंगे वही भगवान करेंगे, जो ये दिन बताएंगे वही भगवान कहेंगे कि ये सही दिन है? नहीं, ये गलत बात है। हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो ईश्वर के सामने सीधे अपनी बात रखे। हमको ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए एक एजेंट के पास क्यों हम जाएं? वही चीज यहां हुआ। दुखी चमार पंडित घासीराम के पास जाता है मुहूर्त देखने के लिए। पंडित जी कहते हैं कुछ काम कर दे, वो लकड़ी का ठूठ काट दे। दुखी वो ठूठ काटता है, भीषण गर्मी, दोपहर हो गया लेकिन वो ठूठ कटा नहीं, थक गया दुखी। दुखी ने सोचा कि चलो थोड़ा सा चिलम फूंक लेते हैं, एक दो कस। और उसने पंडितानी से बोला कि पंडितानी थोड़ा आग दे दीजिए। पंडितानी भी आग लेकर के आई और दूर से फेंक करके दे रही हैं, और आग ऐसा फेंकी कि उसके सर पे वो आग जा करके गिरी और उसके बाल भी जल गए दुखी के। सोचिए कितना दर्द हुआ होगा उस समय दुखी को। मतलब कि धर्म का ठेका इनको मिला है पंडित जी को, और पंडितानी भी अपने आप को मतलब क्या बताएं, एकदम इतनी इनकी मानवीय वेदनाएं मर चुकी थी इन लोगों की कि ये लोग दलितों को कुत्ते के बराबर भी सम्मान नहीं देते थे। अंत में आप देखेंगे दुखी बेचारा किसी तरीके से आग उठा करके अपने चिलम में डालता है और दो कस चिलम पीता है, फिर लकड़ी काटने लग जाता है। अंत में लकड़ी काटते 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 दुखी के मुख से खून आ जाता है, दुखी चमार वहीं पे मर जाता है। पंडित जी बाद में संदेशा भेज देते हैं चमरौटी टोले में कि आओ जो है दुखी मर गया है, इसे ले जाओ। औरतें आई, रोग आकर के चली गईं, लेकिन उसी गांव के कुछ विद्रोही बच्चे
थे जो मना कर दिए कि कोई दुखी की लाश को लेने नहीं जाएगा। वो काम पंडित का कर रहा था, पंडित का काम करते करते वो मरा है। अब उसका क्रियाकर्म, उसका संस्कार अब जो भी करेगा वो पंडित जी ही करेंगे। अंत में लाचार हताश पंडित जी दुखी के पैर में रस्सी बांध करके उसको गांव के बाहर टीले पे छोड़ आते हैं। वही स्थिति कफन का कहानी में। तो जब सदगति कहानी के बारे में दलित साहित्यकारों की ये राय है कि पहली बात, कोई चमार तो किसी ब्राह्मण के पास मुहूर्त निकलवाने जाता ही नहीं है, कभी नहीं जाता है। इसलिए ये भी कहानी गलत है, इसमें भी दलितों का मजाक उड़ाया गया है। आप देखे हैं कि कभी कोई दलित किसी ब्राह्मण के घर जाता है मुहूर्त निकलवाने? अरे जब पंडितों का बनाया हुआ लगन जब खत्म होता है तब इनका लगन शुरू होता है। आइए कफन में देखते हैं घीसू और माधव। कहते हैं कि पत्नी मर जाती है तो जो है कफन के पैसे का ये लोग दारू पीते हैं, पूरी खाते हैं। दलित साहित्यकार ये कहें कि कभी कोई दलित, उस समय जब दलित कोई मरता था तो जिस कपड़े में वो मरता था उसी कपड़े में वो दफनाया या जलाया जाता था। हम लोग कफन खरीदने कभी नहीं जाते थे। वही स्थिति प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास में है। रंगभूमि में सूरदास हरिजन जो पात्र है, सूरदास, प्रेमचंद दिखाते हैं कि सूरदास भिक्षा मांगता है। इस पे भी दलित साहित्यकार विरोध किए कि दलित मेहनत मजदूरी करके कमा के खाता है लेकिन भिक्षा नहीं मांगता है। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद हरिजनों के मंदिर में प्रवेश की बात किए हैं। पहली बार मंदिरों में दलितों को जो है प्रवेश दिलाया गया। निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता भी दलित विमर्श से है और चतुरी चमार कहानी भी दलित विमर्श के केंद्र में रख करके लिखी गई कहानी है। तो मिला जुला करके यदि प्रश्न पूछे कि प्रेमचंद की कौन सी रचनाएं दलित विमर्श से संबंधित हैं, तो ठाकुर का कुआं, सदगति, कफन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निराला का वह तोड़ती पत्थर और चतुरी चमार कहानी, नागार्जुन की लंबी कविता हरिजन गाथा, ये सब दलित विमर्श से प्रभावित जो रचनाएं हैं। इसमें दलितों की स्थितियों का अंकन किया गया है। और यही नहीं, हम आपको भक्ति काल के भीतर भी बता चुके थे कि रामानुजाचार्य के समय में शिक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, लेकिन रामानंद पहले ऐसे संत थे जिन्होंने शिक्षा का द्वार हर वर्ग के लोगों के लिए खोल दिया था। तो आइए हम लोग दलित साहित्य पे चर्चा करते हैं। तो दलित साहित्य 20वीं सदी के 8वें दशक में प्रकाश में आया। कमलेश्वर 1975 में सारिका पत्रिका में 2 दलित विशेषांक अप्रैल और मई महीने में प्रकाशित किए। अब बात आती है कि दलित साहित्य की सबसे चर्चित विधा कौन सी है। तो दलित साहित्य की सबसे चर्चित विधा आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। बात आती है कि दलित साहित्य की पहली आत्मकथा क्या है। तो दलित साहित्य की पहली आत्मकथा अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिष-राय। यही ये 2 भाग में है। कितने भाग में? 2 भाग में। यही पहली दलित आत्मकथा है। पहली दलित आत्मकथा क्या है? अपने अपने पिंजरे। कुछ और दलित आत्मकथाएं हैं जैसे जूठन, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है।
ओम प्रकाश वाल्मीकि। झोपड़ी से राजभवन, ये माता प्रसाद की आत्मकथा है। मुर्दहिया और मणिकर्णिका, ये दो भाग में मुर्दहिया और मणिकर्णिका, ये प्रोफेसर तुलसीराम की आत्मकथा है। प्रोफेसर तुलसीराम की आत्मकथा। मेरी पत्नी और भेड़िया, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। ये थी कुछ दलित आत्मकथाएं। यदि पूछे कि सबसे चर्चित दलित आत्मकथा कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन। और पहली दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे, ये कौन लिखा? मोहनदास नेमिषराय। और जूठन कौन लिखा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप इन रचनाओं को जब पढ़ेंगे ना, तो दलितों के ऊपर जितने अन्याय, जितने अत्याचार समाज में किए जाते थे, उनको बड़ी बारीकी से ये लोग उजागर किए हैं। आइए आगे देखते हैं। पहली दलित कविता की जब बात होती है, तो पहली दलित कविता हीरा डोम की अछूत की शिकायत है। अछूत की शिकायत, ये पहली दलित कविता है। पहली दलित कविता ये 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इसके लेखक कौन है? हीरा डोम। ये दलित साहित्य की पहली कविता अछूत की शिकायत कौन लिखा? हीरा डोम। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। फिर बात आता पहला दलित उपन्यास। पहला दलित उपन्यास, तो पहला दलित उपन्यास छप्पर है। कौन है? छप्पर। इसे लिखा कौन? जयप्रकाश करदम। तो ये थी दलित साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कौन लिखा? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तो कौन लिखा? मोहनदास नेमिषराय की ये पुस्तक है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो दलित साहित्य आपको पता चल गया। और दलित साहित्य से संबंधित प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ, कुछ उपन्यास, नागार्जुन की कहानी, दलित साहित्य की आत्मकथाएं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, और पहली दलित कविता और पहला दलित उपन्यास। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।